अपना मुल्क अपना आइन के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हर शहरी को अपने हक़ के बारे में जानना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को भी जानना बेहद अहम है, क्योंकि हम अगर अपना हक़ नहीं जान सकते तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को भी अंजाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, हमारे मुल्क का जमहूरी निज़ाम हमें बहुत सारा हक़ देता है। नाजरीन, आपको पता होगा कि हमारा मुल्क आलमी नक्शे पर एक इम्तियाज़ी बिल्कुल अलग पहचान रखता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी मजबूती हमारा जमहूरी निज़ाम है। नाजरीन, जो हक़ हमारे आइन ने हमें दिया है, उसके साथ ही अपने मुल्क और जमहूरियत के लिए कई सारी जिम्मेदारियां भी अता की हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंतखाबी तौसीक यानी इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर रणबीर सिंह और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील जनाब निपुण सक्सेना साहब। आप दोनों का मैं पुनः दोबारा आपका खैर मकदम करता हूं। और चूँकि ये हमारा प्रोग्राम EVP यानी इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये प्रोग्राम है क्या। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम नाजरीन को अपना आदाब पेश करता हूँ। इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम हमने 1 सितंबर को लॉन्च किया था और 15 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि हर वोटर अपने और अपने परिवार के सभी वोटरों का वेरिफिकेशन करे और उस वेरिफिकेशन को करने का तरीका बड़ा आसान है, जो मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को। दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं। दिल्ली के असेंबली के इंतखाबात अब जल्दी होने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयारी सभी वोटरों को करनी चाहिए। उसका भी ये एक हिस्सा है कि आप इलेक्टर वेरिफिकेशन करें। ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। दिल्ली में इसकी ख़ास अहमियत इसलिए भी है कि चुनाव होने वाला है और सब वोटर्स को अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए। उस तैयारी का एक हिस्सा ये है कि हर वोटर, हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, उसको ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए, ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। और ये बहुत ही आसान है। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है या तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन की भी सुविधा है और ऑफलाइन की भी सुविधा। तो ऑफलाइन कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? ऑफलाइन करने के लिए आप या तो हमारे वोटर सेंटर पे जा सकते हैं। वोटर सेंटर्स की जो लिस्ट है, अब दिल्ली में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो दिल्ली के वोटर जो हैं वो उनमें से जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं उसके वोटर सेंटर पे जाएं। उसकी लिस्ट की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर सेंटर किस एड्रेस पे है, वो लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है। CO दिल्ली की वेबसाइट के ऊपर आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। दूसरा, आप अपने एरिया में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ भी जाके इसको कर सकते हैं। ये भी एक ऑफलाइन का तरीका है। उनकी लिस्ट भी हमारी वेबसाइट के ऊपर है। तो ऑनलाइन का प्रोसेस भी हुआ, ऑफलाइन का प्रोसेस भी हमने समझा। इसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं डॉक्टर साहब जो अपलोड करने चाहिए? क्या कोई एक या कोई सेट ऑफ पेपर होगा, जैसे बैंकों में KYC होता है शायद, उसी तर्ज पर हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। देखिए, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का तरीका बहुत ही आसान, क्योंकि ये आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें आपको किसी वोटर सेंटर पे जाने की या CSC काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में 2 तरीके हैं। या तो आप NVSP.in पोर्टल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, NVSP.in पे आप विज़िट करें और वहाँ पर इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम का एक बड़ा सा लिंक है, सामने ही दिखाई देता है। आप उस पर क्लिक करें और फिर आपको
वो लेके जाएंगे आगे, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करना होगा। उस यूज़र अकाउंट क्रिएट को करने के लिए आपको अपना वोटर आईडी नंबर चाहिए, आपको अपना टेलीफोन जो मोबाइल नंबर है वो चाहिए। अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल भी उसमें डाल सकते हैं। तो आपको एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड जी। आप उस OTP को इस्तेमाल करके फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और अपना एक पासवर्ड भी उसमें बना लेंगे जी। तो फिर आप उस यूज़र आईडी, यानी कि यूज़र आईडी या तो आपका मोबाइल नंबर होगा या आपका ईमेल आईडी होगा या आपका वोटर आईडी होगा, उनमें से कोई भी आप अपना आईडी यूज़ करें और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया है इसी प्रोसेस में वो यूज़ करें और लॉगिन कर लें जी। लॉगिन करने के बाद आपका जो जिसने अकाउंट बनाया है उनका तो वोटर डिटेल सामने दिखाई देगा, और बाकी सदस्य जो हैं आपके, जो वोटर्स हैं 18 साल से ऊपर हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम है उनके भी वोटर आईडी डाल के उनके भी डिटेल्स आप वहीं पे इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके एक एक करके सबके डिटेल्स देख लें, वेरीफाई कर लें, और वो अगर सही हैं तो आप उसको वेरीफाई करें और उनका एक डॉक्यूमेंट, खुद का भी एक डॉक्यूमेंट, आईडी, वोटर आईडी नहीं, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जी, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या बैंक पासबुक हो सकती है जिसमें फ़ोटो लगा हो, तो राशन कार्ड हो सकता है। तो कोई भी आपके ऑफिस से अगर आईडी आपको इशू हुआ है तो वो हो सकता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट एक अपलोड करना है अपने लिए और अपने परिवार के हर वोटर के लिए। ऑथेंटिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। तो अब आपके पास क्या है कि आपके पास एक अकाउंट है, उसमें आपके परिवार के सभी वोटर्स की सूची है, उनको क्लिक करने से आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं और सबके वोटर आईडी नंबर वगैरह सब आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अब इसमें आप अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को टैग करें ताकि वो सभी एक ही पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डाल पाएं, ये भी आप कर सकते हैं जी। और पोलिंग स्टेशन से संबंधित अगर आपका कोई विचार है जी, आपको कोई दिक्कत आ रही है या उस पोलिंग स्टेशन में कोई फैसिलिटी की कमी है, तो वो भी आप सजेशन, सुझाव इस वेरिफिकेशन के दौरान दे सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जी, जो कि एलिजिबल है, 18 साल से ऊपर है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप इसी दौरान उनका नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। अच्छा। और अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है जी, या उनके एड्रेस में या कहीं कोई खामी है, उस खामी को भी दूर कर सकते हैं इसी के दौरान। वो भी फॉर्म 8 जो है ऑटो जनरेट होगा। जैसे आप कहेंगे कि नाम में अगर बताते हैं करेक्ट नहीं है तो फिर आपसे करेक्ट नाम पूछेगा सिस्टम और आपका फॉर्म 8 जनरेट करेगा। तो ये आपका ऑनलाइन तरीका nvsp.in के माध्यम से है। इसी प्रकार आप एक और जरिया है ऑनलाइन करने का, वो है आप अपने मोबाइल फ़ोन पे वोटर हेल्पलाइन नाम की ऐप है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं वो 1950 तो नहीं? उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूं, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप जी। हमारा 1950 नंबर है जी, उसको भी वोटर हेल्पलाइन कहते हैं जी, लेकिन वो टेलीफोन हेल्पलाइन है। ये मैं कह रहा हूँ मोबाइल ऐप हेल्पलाइन जी। तो इस ऐप को डाउनलोड करके, और ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, इसमें मोबाइल ऐप के नीचे स्ट्रेट अवे एक आइकॉन होता है, EVP लिखा है, तो आप उसको टच करेंगे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड में बॉटम में है वो, और फिर वो पेज खुल जाएगा। डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, इसका भी एक पैरामीटर है कि हम कानून को जानें। तो इसके कानूनी पहलुओं पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन लोग जानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में नहीं जानते हैं कि अगर इलेक्शन हो रहा है और एक इलेक्शन कमीशन है, एक बॉडी है, वो करा रही है, ये एक आम आदमी की जानकारी है, आम फहम आदमी की। तो इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या हैं सक्सेना साहब, ये बताइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये इसके प्रावधान स्पेसिफिकली लेड डाउन है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि ये भी पावर्स दी गई हैं कि
टू कंडक्ट द इलेक्शंस, सुपरवाइज करना इलेक्शंस को, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, डिसीजंस देना, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक की जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगी। उसमें ये भी मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में है, इनफैक्ट वो ऐड होता है इवन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इन सारे केसेस में जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं वहाँ प्रिपेयर करेंगे। पर पॉइंट ये है कि जहाँ डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया जाता है वहाँ ये है कि नॉमिनेशन से लेकर जब तक डिक्लेरेशन है तब तक इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट्स या वो राइज होती हैं स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रेसिडेंट हैं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करती है, वो अलग होता है। BLO का क्या रोल है इसमें? और एक दूसरा सवाल इसके साथ ही है कि 1950 जैसा कि अभी आपने बताया एक टेलीफोन लाइन है, तो इन दोनों का मिला जुला रोल EVP के लिए क्या है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है जी। ये वाकई एक मुहिम है जी। और इस मुहिम का हिस्सा सभी शहरियों को, सभी वोटरों को बनना चाहिए जी। और इस मुहिम का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना चाहिए ताकि किसी को कोई शक सुबह ना रहे और हमारा जो वोटर लिस्ट है वो 100% सही हो, 100% सही होना चाहिए वोटर लिस्ट। ये इसमें सब लोगों के, सब शहरियों के कोऑपरेशन से ही ये हो सकता है। इसमें अब जो बूथ लेवल ऑफिसर है BLO, उनकी भूमिका बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने में कोई एरर्स ना हो, मिस्टेक्स ना हो और फटाफट हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल ऐप तैयार करके सभी BLOs को दी है। उस मोबाइल ऐप को हम BLO ऐप या BLO नेट ऐप कहते हैं। उस ऐप के माध्यम से वेरीफाई करते हैं। तो इसका ये है कि सबसे पहले वोटर अपना सेल्फ वेरीफाई करे, ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, जैसे मैंने बताया। हमारे BLO घर घर जाके फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दिया है, सबमिट किया है, उसको भी देखते हैं और फिर वो कंफर्म कर देते हैं कि ये वोटर के सब डिटेल्स कंफर्म हो गए। तो ये एक तरीके से बहुत ही अहम है कि जब हमारे BLO उनके घर जाते हैं तो उनका पूरा सहयोग करें और उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाएं और जानकारी दें ताकि फटाफट, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। BLO को एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो फटाफट ये हो जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ये 2 चीज़ें अपने साथ रखें हर वोटर के लिए। एक तो वोटर ID कार्ड और एक ID डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने अपलोड किया। ये 2 अपने साथ रखें, BLO जब आएंगे तो उनको दिखाएं। और BLO जब जाते हैं, उन्होंने सेल्फ वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो भी ये 2 डॉक्यूमेंट रखेंगे तो फटाफट BLO उनका सारा प्रोसेस कर देंगे। तो ये BLO की भूमिका है। और जहाँ तक 1950 की बात है, ये एक हेल्पलाइन है जिसको कोई भी कॉल कर सकता है इलेक्शन से जुड़े हुए किसी भी सवाल को लेकर या किसी भी शिकायत को लेकर। तो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए 1950 पे मिल सकती है। जहाँ तक EVP की बात है, EVP में 1950 के लिए हमने इतना रखा है कि आप अगर कोई व्यक्ति को, किसी शख्स को डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हम कहते हैं, मैं उसी पर आना चाह रहा था, आपने पूरा कर दिया। तो उनको हमने ये सुविधा दी है कि वो 1950 पे कॉल करके और अपने लिए BLO की अपॉइंटमेंट फिक्सअप करवा सकते हैं। BLO उनके घर जाएंगे और फिर वो उनको वेरीफाई करने में मदद करेंगे। जी, अभी हम जानते हैं अपने वोटिंग राइट्स के बारे में। निपुण सक्सेना साहब, ये बताइए कि वोटिंग राइट हमारा स्टैट्यूटरी राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? देखिए, वोटिंग राइट स्टैट्यूटरी है पर क्वालिफिकेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं।
वोटिंग राइट सिर्फ एक नेशनल या सिटीजन ही एक्सरसाइज कर सकता है, और ये सबसे क्रूशियल फैक्टर है डिस्टिंग्विश करने का कि एक सिटीजन क्या है और एक रेजिडेंट क्या है। कई बार यूजुअली लोग कहते हैं कि जैसे आधार की बात करते हैं, जो भी इंसान रेजिडेंट वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पे कि जो भी रेजिडेंट है इंडिया में 183 दिन के लिए वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है आधार कार्ड के लिए, पर उसके बेसिस पे यू कैन नॉट नीदर कैन यू वोट नॉर कैन यू कंटेस्ट इलेक्शन। उसके लिए ज़रूरी इसीलिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च देयर ओन कार्ड्स कि जब तक आपके पास वोटर कार्ड नहीं होगा वो प्रूफ नहीं माना जाएगा कि आप एलिजिबल हैं वोटर उसके लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिस्क्रिप्शंस और क्वालिफिकेशंस जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के 18 साल या ऊपर ही इंसान वोट करने के लिए एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई हैं। ये कहते हैं कि 18 ईयर्स एंड अबव आप कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं तब आप एलिजिबल हैं। ये तो हुई वोटर की एलिजिबिलिटी, जिनके लिए आप वोट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस भी। हाँ, मैं उसी पर आपसे पूछना चाह रहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको हम कहें, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का जो अधिकार है वो किसको है और क्यों और कैसे? देखिए, दो तरीके से पावर्स फ्लो करती हैं जी, प्री इलेक्शन पावर्स और पोस्ट डिक्लेरेशन पावर्स। अगर प्री इलेक्शन पावर्स हैं वो सारी इलेक्शन कमीशन के पास हैं। सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 10 तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये सारी पावर्स उल्लेखनीय हैं कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके, अगर किसी भी तरीके के डिक्लेरेशंस प्रॉपरली फाइल नहीं किया है, इम्प्रॉपरली फाइल किया है या एडिक्वेटली फाइल नहीं किया गया है, कंप्लीटली डिस्क्लोजर नहीं किया है कि आपके अगेंस्ट क्या केसेस पेंडिंग थे, आपकी क्या एनुअल इनकम है, आपके पिछले साल के जितने भी रिटर्न्स हैं, अगर उनमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैच नहीं कर रही है या इनकम्प्लीट है, तो उन सारे केसेस पे डिस्क्वालिफिकेशन अटैच हो जाती है। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो उस केस पे फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिलीज उस तारीख से लेकर 6 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड रहते हैं। अच्छा, अगर क्रिमिनल कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या आप ऑलरेडी सेंटेंस्ड हैं जी, वो तो खैर होगा ही नहीं, लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं या चल रही हैं या किसी वजह से रुक गई जी, तो क्या कोर्ट उसमें इंटरवीन करके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है? देखिए, उसमें ऐसा ये होता है कि पहले जो जजमेंट्स थे जी, वो ये कहते थे कि जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जी केस में जी, उस तारीख से मान लेना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन है। पर चार्जशीट जब फाइल करें तो इसका मतलब क्या ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिजम्पशन हर इंसान को अवेलेबल है, क्या वो पॉलिटिशियन को अवेलेबल नहीं होगा? ये केस था जो संजय नरूला और ली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था जी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से बात नहीं बनेगी, डिस्क्वालिफिकेशन चूंकि 6 साल की है और बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, वो सिर्फ तभी अटैच होगा जब आप कॉन्विक्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। उस केस में भी दो सिचुएशंस अराइज होती हैं, या तो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया और आपने अपील फाइल की, उसमें लॉयर्स एडवाइस करते हैं कि आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन मूव करिए कोर्ट में कि आप कन्विक्टेड तो हैं पर सेंटेंस आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगा, यानी आप जेल नहीं जाएंगे उस टाइम तक जब तक आपकी अपील नहीं सुनी जा रही है। कई पॉलिटिशियंस उसको बेसिस बना के फाइल करते थे इलेक्शन कमीशन में, रिप्रेजेंटेशंस देते थे ये कहते हुए कि देखिए हाई कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया है कि हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो गया है, पर उन केसेस पे भी कोर्ट ने प्रतिक्रिया ये जाहिर की है ये कहते हुए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जब आप कन्विक्टेड हैं तो आप कन्विक्टेड हैं और डिस्क्वालिफिकेशन आपकी अटैच होगी। पर जो वर्डिंग्स हैं लॉ की वो ये कहती हैं फ्रॉम 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिलीज। तो जब तक रिलीज के लिए आपको पहले जेल जाना पड़ेगा, जब तक आप जेल नहीं जाएंगे, अपना सेंटेंस नहीं सर्व करेंगे, तब तक रिलीज का क्वेश्चन नहीं आता, और जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक डिस्क्वालिफिकेशन अटैच नहीं होगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 5 जज बेंच में डिसीजन ये दिया हुआ है कहते हुए कि सारे इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जजमेंट आया सितंबर 2018 में, जितने भी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन करनी पड़ेगी 2 जगह, इलेक्शन कमीशन को और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। क्योंकि कई बार आपने देखे होंगे इंटरव्यूज में पॉलिटिकल पार्टी, जब किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई भी आक्षेप लगता है तो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, हमें पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब, ये पूरे का पूरा प्रोसीजर
एक नया कार्यक्रम है, जैसा आपने बताया 1 सितंबर से शुरू हुआ, 15 अक्टूबर तक इसमें हमें प्रत्येक सिटीजन को, एवरी सिटीजन को उसमें अपने आप को रजिस्टर कराना है। अक्सर ये देखा जाता था कि भाई रजिस्टर नहीं करना है, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट करके और फिर अपने वोटर डिटेल्स खुद के और फैमिली मेंबर्स के जो वोटर्स हैं वो वेरीफाई करना। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब इसकी एडवोकेसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, ये बहुत ही अहम है कि इस प्रोग्राम के बारे में हर शहरी को पूरा इल्म हो जी, और उसका पूरा इंतज़ाम हमने किया है। अखबारों में हम इश्तिहार देते हैं इसके लिए, और उसमें तमाम जानकारियाँ उनको दी जाती हैं। जो हमारी एडवर्टीजमेंट अखबार में आती है उसमें हम एक QR कोड भी देते हैं जी। उस QR कोड को अगर अपने मोबाइल से स्कैन करें तो फिर वो आपको ऐसे पेज पे ले जाता है जहाँ उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और आपको ऑनलाइन करना है तो वो भी आपकी मदद करता है। आपने ऐप डाउनलोड करनी है तो वो भी वहाँ पे है, अगर आपने nvsp.in पे जाना है तो वो भी वहाँ है, और अगर आपने वोटर सेंटर पे या CSC जाना है तो वो भी लिस्ट वहाँ पे दी हुई है। आप उसको टच करेंगे तो वो आपको लिस्ट दिखाई देगी। आप अपना जो आपका वोटर सेंटर है उसका एड्रेस देखिए और वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो की 32 ट्रेन्स को हमने अंदर EVP के मैसेजेस लगा के पूरी ट्रेन में 32 ट्रेनों में हमने ये बेदारी फैलाने का कार्यक्रम चलाया है। उसके अलावा 2600 से ज़्यादा DTC की बसों के ऊपर हमने पब्लिसिटी करी है। आउटडोर बस क्यू शेल्टर्स के ऊपर, मेट्रो स्टेशंस के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के बाहर, बाज़ारों में हमने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स लगाए हैं इसके लिए, और उसमें भी ये QR कोड हमने दिया है और तमाम जानकारी दी है कि क्यों ये ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए। बहुत ही आसान है। हमने सभी डिपार्टमेंट्स, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो PSUs हों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सभी के नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करवाए, उनको हमने मीटिंग करी एक एक करके, और सबको बताया है कि ये बहुत अहम है, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, और आगे आने वाले इंतखाबात की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, डाउन द लाइन, चाहे वो कैजुअल हों, चाहे वो आउटसोर्स्ड हों, चाहे जिस भी कैटेगरी में हों, वो सब अपने और अपने परिवार का वोटर वेरिफिकेशन, इलेक्टर वेरिफिकेशन करें। और ये काम भी चल रहा है। अब दोबारा से 4 तारीख को फिर मैं उनकी मीटिंग बुला रहा हूँ ये स्टेटस जानने के लिए। तो उसके अलावा RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके साथ भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं और EROs हैं, BLO सुपरवाइज़र्स हैं, वो उनके साथ मीटिंग करके उनकी मदद से भी सभी उस एरिया में रहने वाले शहरियों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और उनसे nvsp.in पे या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पे वेरिफिकेशन करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। उसके अलावा मार्केट एसोसिएशंस में भी हम इसको फैला रहे हैं। तो जितने भी ज़रिए हैं लोगों तक पहुंचने के, उन सभी ज़रियों का इस्तेमाल करके हम इस मुहिम के बारे में बेदारी का फ़रोग कर रहे हैं। लोगों को और ज़्यादा इसमें हम जागरूक कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली का हर शहरी इस मुहिम में जुड़ेगा और उनके अपने परिवार के सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन करेंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा वो ये कि मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ये जो प्रोग्राम है ये मतदाता सेंट्रिक है, इसके बारे में 2 शब्दों में आप बता दें। जी, मैं सभी मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है हमारा इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम, ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद का और अपने परिवार के सब लोगों का नाम जो एंट्री वोटर लिस्ट में है उसको वेरीफाई कर दें और ऑथेंटिकेट कर दें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके। और BLO जब आपके घर आता है तो BLO को यही अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा दें,
और उसके साथ सहयोग करें। ये आपकी तैयारी है जो कि आने वाले चुनाव के लिए होगी, और ये एक आपकी प्रैक्टिस भी है कि आप हमारे देश की जो जमहूरियत है उसमें हिस्सा लेने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप वोट डाल सकेंगे। ये इत्मीनान करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इस प्रोग्राम के तहत आपको ये इत्मीनान भी हो जाएगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए, और जिसका नाम छूटा हुआ है उसका नाम जुड़वा लें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमने ये भी एक व्यवस्था करी है कि जो 16 से 18 साल की उम्र के बीच के जो सदस्य हैं आपके परिवार में, उनके डिटेल भी आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा, 16 से 18, हाँ, 16 से ज़्यादा और 18 से कम। अच्छा। वो आज एलिजिबल नहीं है वोट डालने के लिए, लेकिन आगे मुस्तकबिल में वो इसके लायक हो जाएंगे। तो उस वक़्त उनका फॉर्म भरा जाए, ऑटो जनरेट करवा देंगे फॉर्म, उनको SMS अलर्ट भेज देंगे, ताकि वो टाइम से जैसे जब वो एलिजिबल हो जाते हैं तो अपना फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा लें। तो वो डिटेल भी आप दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा मौका है और चुनाव भी आने वाला है। सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं और इस मुहिम में हिस्सा लें, खुद का, अपने परिवार के सारे लोगों का, और पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को, दोस्तों को भी बताएं। सब लोग अपना वोटर वेरिफिकेशन करें। जी सक्सेना साहब, अभी एक बहुत अहम चीज़ है, हम कई फिल्मों में भी देखते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो सब चीज़ें कानून की जद में आती हैं, शुरुआत भी और अंत में। जैसा आपने कहा कि जब से नॉमिनेशन फाइल होता है और जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक ये सब कानूनी। तो आप एक छोटी सी टिप्पणी इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि वोटर्स को जागरूक भी होना चाहिए। जी, अपना हक, इसमें कानून का या कोर्ट का क्या रोल हो सकता है जिससे कि इलेक्शन कमीशन को कुछ मदद मिले, या कोई ऐसी एडवाइजरी कोर्ट जाहिर या हमारा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जारी करना चाहे? देखिए, कोर्ट ने तो ऑलरेडी डायरेक्शंस पास कर चुके हैं। जी, ये वोटर्स के ऊपर है कि वो खुद जाकर अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जिनके हक में या उसमें वोट करना चाह रहे हैं उनकी पूरी प्रोफाइल चेक करें। ये पता करें कि उनके पास क्या क्या एंटीसीडेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट कितने केसेस पेंडिंग हैं, वो क्या उनका बैकग्राउंड है। आप जिसके ऊपर वोट करने वाले हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर देखकर वोट करिए, बिकॉज भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। भारत एक नॉमिनेशन या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है जहां आप एक अल्टीमेट कैंडिडेट को देख रहे हैं। जी। आपका कैंडिडेट वो नहीं है जो लेट्स से किसी प्रधानमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा हो रहा है। आपके कैंडिडेट वो हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके लिए आपकी सड़क का निर्माण करेंगे, वो लोग हैं जो आपको नल, इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की सहूलियतें प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा यही गुजारिश है कि जितने भी वोटर हैं वो और जागरूक हों, वो देखें, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अच्छे कैंडिडेट्स पिच करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणबीर सिंह साहब, डॉक्टर निपुण सक्सेना साहब, आप लोग आए, आपने इतनी अहम जानकारियां हमें दी, लेकिन हम आपसे समय समय पर मिलते रहेंगे। तो नाजरीन, हमने पूरी शिद्दत से कोशिश की कि आपको EVP प्रोग्राम के बारे में बताएं, उसके कानूनी पहलुओं के बारे में बताएं, और कितना आसान है ऑनलाइन ऑफलाइन अपने आप को EVP में अकाउंट खोल के रजिस्टर कराना, ताकि आप किसी भी दुश्वारी का सामना ना करें। आपको कोई दुश्वारी जब आप ना आए, जब आप वोट करने जाएं, आपका पोलिंग स्टेशन, आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके हाथ में हों, आपके परिवार आपके साथ में हो, और आप इत्मीनान से वोट कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। हमारी टीम जो कि प्रोग्राम को हैंडल करती है, अपना मुल्क अपना आइन को इजाज़त दीजिए। फिर किसी दूसरे मौजू पर, अहम मौजू पर आपसे बात करेंगे। आदाब।